हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यूनिट 5 में आज जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा है उसी में हम आज पढ़ेंगे नव शास्त्री उदारवाद। ठीक है, तो इसके देखिए मुख्य जो मान्यताकार हैं वो हैं सुलेलर व फरीद जकारिया। ठीक है, सुलेलर व फरीद जकारिया हैं। और इसमें हम चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ आप मॉर्निंग में जो वीडियो अपलोड होती है पॉलिटिकल साइंस की वो भी जरूर देखें अगर आप यूजीसी नेट टीजीटी पीटी आदि की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, नव शास्त्रीय उदारवादी यथार्थवादियों ने यथार्थवादी विश्लेषण में घरेलू तत्व घरेलू कारकों को भी महत्व प्रदान किया है। नव शास्त्रीय उदारवादियों ने इन्होंने संरचनात्मक यथार्थवादियों के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया इन्होंने प्रस्तुत की और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ मानदंडों के बजाय मूल्यों को, ठीक है, इन्होंने मूल्यों परंपराओं को अधिक या पुनः स्थान इन्होंने दिया। ठीक है, यानी नव शास्त्रीय उदारवादियों ने यथार्थवादी विश्लेषण में घरेलू और जो तत्व थे, घरेलू कारक थे, उन्हें महत्व प्रदान किया और जो संरचनावादियों के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया इन्होंने प्रस्तुत की। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ जो मानदंड थे उनकी बजाय इन्होंने मूल्यों परंपराओं को अधिक महत्व दिया। ठीक है, इसलिए इन्हें नव शास्त्रीय यथार्थवादी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें नव शास्त्रीय यथार्थवादी भी कहा जाता है। और इन्होंने जैसा कि संरचना की बजाय पुनः इकाई विश्लेषण, जैसा कि राज्य पर मूल इन्होंने बल प्रदान किया और इन विचारों ने राज्य को प्रभावित करने वाले अनेक जो कारण थे उनको अध्ययन में सम्मिलित उन्होंने शामिल किया, जिसकी अपेक्षा परंपरागत यथार्थवादियों ने की थी। ठीक है, जैसे राज्य नेतृत्व का प्रत्यक्षण, राज्य और समाज के क्या संबंध होने चाहिए, राज्यों की अभिप्रेरणा क्या है, ये आदि बातों को इन्होंने सम्मिलित किया। ठीक है, स्टीफन वाल्टज के अनुसार नव शास्त्रीय यथार्थवादियों ने शक्ति के वितरण और राज्यों की जो विदेश नीति थी उसके व्यवहार के मध्य में घरेलू जो कारक थे उनको तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण उन्होंने माना। ठीक है, क्या माना? शक्ति के वितरण और राज्यों की जो विदेश नीति के व्यवहार थे उनके मध्य में, ठीक है, उनके बीच घरेलू जो कारण थे उनको तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने तीसरा महत्वपूर्ण कारण माना। फरीद जकारिया के अनुसार यथार्थवाद राज्य केंद्रित संकल्पना है। क्या कहते हैं फरीद जकारिया? कि जो राज्य है वो यथार्थवाद राज्य केंद्रित संकल्पना है जिसमें घरेलू जो तत्व हैं उनकी उपेक्षा की गई। इसलिए उन्होंने घरेलू तत्वों को यथार्थवाद के विश्लेषण में महत्वपूर्ण उन्होंने स्थान दिया। और यह बिंदु उल्लेखनीय है कि मार्क्सवादी विचारकों ने यथार्थवादी विचारकों को अमूर्त एवं अनैतिहासिक कहा। यानी इन्होंने ऐतिहासिक नहीं अनैतिहासिक कहा और अमूर्त, मूर्त यानी नहीं अमूर्त इन्होंने कहा। ठीक है, जैसा कि मूर्त मतलब साकार और अमूर्त मतलब जो चीज दिखाई नहीं देती पीछे होती है तो उसे अमूर्त कहते हैं। और ऐतिहासिक का मतलब है कि जो इतिहास ऐतिहासिक घटनाएं हैं या ऐतिहासिक चीजें हैं जिनका इतिहास होता है, जो सच होती हैं। और अनैतिहासिक मतलब जिसका कोई भी इतिहास नहीं है या जिसके बारे में कोई बात नहीं की गई उसे अनैतिहासिक कहते हैं, इतिहास में जिसका स्थान नहीं होता है, क्योंकि इसमें राज्य पर अधिक बल दिया गया। ठीक है, और ऐतिहासिक का मतलब ये भी है जो साक्ष्य होने चाहिए जरूर, ठीक, ऐतिहासिक साक्ष्य होने चाहिए। तो अधिक इन्होंने इसमें राज्य पर बल दिया और तथा सामाजिक आर्थिक जो परिस्थितियां थी उसकी अवहेलना की गई, ये कहते हैं। और अतः शास्त्रीय यथार्थवादियों ने इस कमी को क्या किया? पूर्ण करने का इन्होंने प्रयत्न किया, नवशास्त्रीय यथार्थवादियों ने। ठीक है, नव यथार्थवाद की संकल्पना जो है 1980 के बाद केनेथ वाल्टज की पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन यह उभर कर आई इसमें। और नव यथार्थवादियों में संरचनात्मक यथार्थवादी, नवशास्त्रीय यथार्थवादी, आक्रामक यथार्थवादी और रक्षात्मक यथार्थवादी, ठीक है, डिफेंसिव, इसमें आते हैं। ठीक है, और जैसा कि केनेथ वाल्टज की महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स
अमंग नेशंस। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। और मान्यताएं इसकी क्या है? मान्यताएं हैं, ये व्यवहारवादी क्रांति व व्यवस्था उपागम जो है उससे जो है ये प्रभावित है, ये अप्रोचेज जो है। और यथार्थवाद का विश्लेषण वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक रूप में किया। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय संरचना के इन्होंने आधार पर किया। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अराजकता पूर्ण माना। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसे क्या माना इन्होंने? अराजकता पूर्ण माना। और इनके अनुसार राज्य की शक्ति जो है वो कई तत्वों से मिलकर बनती है, इसलिए शक्ति का जो अभिप्राय है यानी उसका मतलब है मूलतः सैन्य शक्ति ही नहीं है। यानी शक्ति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सेना हो, शक्ति हो और उसके द्वारा दबा दी जाए। इन्होंने शक्ति का मतलब सिर्फ मूलतः यह नहीं माना है। और जैसा कि परंपरागत यथार्थवादियों ने सैन्य शक्ति को महत्व दिया और उन्होंने इसको शक्ति माना है। ठीक है, नव यथार्थवादियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राज्य का व्यवहार प्रक्रियात्मक रूप से समान होता है और सभी राज्य अपनी सुरक्षा व शांति अर्जित करने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, इनके अनुसार प्रत्येक राज्य का जो व्यवहार है वो प्रक्रियात्मक रूप में समान होता है और सभी राज्य अपनी सुरक्षा व शांति अर्जित करने के लिए क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और परंपरागत यथार्थवाद और नव यथार्थवाद में अंतर क्या है? यथार्थवाद का प्रतिपादन जो है केनेथ वाल्टेज ने किया और इनका विचार अमेरिका की जो व्यवहारवादी क्रांति है उससे ये प्रभावित थे, क्योंकि व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों को भी व्यवहारिक और वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयत्न किया गया था। और इसीलिए माना जाता है कि संरचनात्मक, ठीक है, यानी स्ट्रक्चर जो होता है संरचनात्मक यथार्थवाद का निर्माण केनेथ वाल्टज ने व्यवस्था उपागम से प्रभावित होकर इन्होंने किया था। ठीक है, संरचनात्मक यथार्थवादियों ने परंपरागत जो यथार्थवादी थे उनके मानकीय दृष्टिकोण को अस्वीकृत किया, उसे अस्वीकार कर दिया इन्होंने। और वाल्टज ने मानव स्वभाव को, यानी मानव का जो स्वभाव है और राज्य की जो नैतिकता है उसके पहलू को इन्होंने पूर्णतः जो है ये कहते हैं उपेक्षित किया गया। मानव वाल्टज ने मानव स्वभाव और राज्य की नैतिकता को पूर्णतः उपेक्षित किया। परंपरागत या शास्त्रीय यथार्थवादियों ने सरकार और जो उसका नेतृत्व है उसके व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर इन्होंने क्या किया? अत्यधिक इस पर बल दिया। जबकि जो वाल्टज हैं, वाल्टज ने वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर महत्वपूर्ण बल प्रदान किया। वाल्टज ने किस पे बल प्रदान किया? वस्तुनिष्ठ जो विश्लेषण है, ठीक है, एनालिसिस जो है और ऑब्जेक्टिव और महत्वपूर्ण बल प्रदान किया। और परंपरागत यथार्थवादियों ने मानवीय स्वभाव को महत्वपूर्ण इन्होंने माना। जो व्यवस्था का निर्माण एवं उनका संचालन करते हैं तथा विदेश नीति के निर्माण में राज्य के नेतृत्व पर ही अधिक बल प्रदान किया गया। वाल्टज के अनुसार विदेश नीति का निर्माण जो है वो नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के द्वारा होता है। विदेश नीति का निर्माण वाल्टज कहते हैं। तथा उनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय संरचना के द्वारा नेतृत्व या नेताओं पर अनेक प्रतिबंध आरोपित होते हैं और इसलिए नेतृत्व के विकल्प जो है वो क्या होते हैं? वो उसके विकल्प जो है सीमित होते हैं तथा वे अंतरराष्ट्रीय जो संरचना है उसके द्वारा वो निर्धारित किए जाते हैं और निर्धारित होते हैं। ठीक, परंपरागत यथार्थवाद मूलतः एक आगमनात्मक सिद्धांत है। परंपरागत यथार्थवाद, उदाहरण के लिए मार्गेन थाउ ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण राज्य की जो अंतरक्रियाएं हैं, अंतरक्रियाओं और कार्यों द्वारा स्पष्ट करने का उन्होंने प्रयत्न किया। मार्गेन थाउ ने जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है उसका विश्लेषण राज्य की अंतरक्रियाओं और कार्यों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। और उदाहरण स्वरूप भारत एवं पाकिस्तान द्वारा जो परमाणु बम का विस्फोट के विश्लेषण के लिए परंपरागत यथार्थवादी दोनों राज्य की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं और इसलिए परंपरागत यथार्थवाद का विश्लेषण इकाई विश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? परंपरागत यथार्थवाद का विश्लेषण इकाई विश्लेषण कहलाता है। जबकि
संरचनात्मक यथार्थवादियों ने केनेथ वाल्टज ने इस मान्यता को क्या किया, अस्वीकार किया, अस्वीकृत कर दिया। और वाल्टज के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण अंतरराष्ट्रीय संरचना के द्वारा किया जाना चाहिए। यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है उसका विश्लेषण किसके द्वारा किया जाए, जो अंतरराष्ट्रीय संरचना उसके आधार पर किया जाना चाहिए। और उनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकतापूर्ण है। वो क्या मानते हैं, अराजकतापूर्ण मानते हैं, अराजक मानते हैं, क्योंकि विश्व में ऐसी वैश्विक, ठीक है, केंद्रीय संस्था का अभाव होता है जो राज्य की क्रियाओं को नियंत्रित कर सके। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी संस्था नहीं है इतनी पावरफुल कि जो राज्य की जो क्रियाएं हैं उनको क्या करे, उन पर नियंत्रण लगा सके, उन पर लगाम लगा सके, उनको नियंत्रित कर सके। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के नियमों और व्यवहारों को लागू जिससे किया जा सके। ठीक है, अतः नव यथार्थवादियों के दृष्टिकोण से भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु विस्फोट इसलिए किया गया क्योंकि अराजकतापूर्ण विश्व में दोनों ने अपनी अपनी सुरक्षा बनाए रखने का व्यक्तिगत प्रयत्न किया, क्योंकि सब अपनी सुरक्षा बनाने की कोशिश करती थी, इन्होंने भी किया। परंपरागत यथार्थवादी के अनुसार शक्ति स्वयं में क्या है, साध्य माना है इन्होंने, या शक्ति जो है वो स्वयं में साध्य है और प्रत्येक जो राज्य है अधिकाधिक शक्ति अर्जित करने के लिए क्या होता है, प्रयत्नशील होता है। हर राज्य चाहता है कि हम शक्तिशाली हो, क्योंकि अगर शक्तिशाली नहीं होगा तो दूसरा देश क्या करेगा, कमजोर समझकर आक्रमण करेगा और अपने में मिलाने की कोशिश करेगा। ठीक है, दबाने की कोशिश करेगा, अपने में मिलाने की कोशिश करेगा, उन पर नियंत्रण कर रखने की कोशिश करेगा, जैसा कि अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा था अफगानिस्तान में। तो परंपरागत यथार्थवादियों के अनुसार सैन्य शक्ति या राज्य शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। अभी रूस द्वारा भी यूक्रेन में भी जो हमले किए गए, तो जब कमजोर समझता है अगले को तो उस पर क्या करता है व्यक्ति, दूसरा देश नियंत्रण करना चाहता है। तो जबकि आर्थिक या तकनीकी सैन्य शक्ति के साधन मात्र हैं। ठीक है, सैन्य शक्ति राज्य शक्ति का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, महत्वपूर्ण घटक है। क्योंकि अगर सैन्य शक्ति नहीं होगी तो फिर युद्ध हो गया या कोई बात हो गई तो उससे टकराहट कौन लेगा, उससे लड़ाई कौन लेगा, उसका सामना कौन करेगा, ये भी तो जरूरी है। तो इसलिए सैन्य शक्ति की आवश्यकता है, सैन्य शक्ति मजबूत होनी चाहिए। जबकि आर्थिक या तकनीकी सैन्य शक्ति के ये साधन मात्र है। ठीक है, सैन्य शक्ति क्या है, साधन मात्र है। केनेथ वाल्टज उपरोक्त मान्यता से वो सहमत हैं और उनके अनुसार समकालीन युग जो है अनेक प्रकार के उसमें संघर्ष विद्यमान है और अनेक प्रकार के संघर्ष होते रहते हैं जिनका समाधान केवल शक्ति के द्वारा संभव नहीं है। उदाहरण के लिए पश्चिम एशिया, रूस, अफ्रीका में अनेक संघर्ष कायम है। ठीक है, नव यथार्थवादियों के अनुसार शक्ति की संकल्पना सैन्य शक्ति के संचय से ज्यादा महत्वपूर्ण और व्यापक होती है। क्या कहा है इन्होंने, नव यथार्थवादियों ने, इन्होंने कहा कि जो शक्ति की संकल्पना वो जो सैन्य शक्ति है, सैनिक शक्ति है, जो सैन्य शक्ति है उसके संचय से वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और व्यापक होती है। और इनके अनुसार शक्ति राज्य की कुल क्षमताओं का योग है तथा उन्होंने यह भी माना कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राज्य की शक्ति, ठीक है, प्रत्येक राज्य की शक्ति या क्षमता में भिन्नता होती है। ये क्षमता में इसी भिन्नता के कारण महाशक्तियों के मध्य संघर्ष भी होते हैं। और यद्यपि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन स्थापित करना क्या है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है उसमें शक्ति संतुलन स्थापित करना संभव है। ठीक है, लेकिन अराजकतापूर्ण विश्व में युद्ध की संभावना हमेशा विद्यमान होती है और वाल्टज के अनुसार शीत युद्ध का युग ज्यादा अस्थायी माना जाता है, क्योंकि वो धीरे कुछ सामने सामने लड़ाइयां नहीं होती हैं शीत युद्ध में, तनातनी का माहौल बना रहता है और काफी लंबा चलता है और अस्थायी माना जाता है। और जहां शांति और सुरक्षा की गारंटी ज्यादा बेहतर थी, शीत युद्धोत्तर बहुध्रुवी विश्व में अस्थायित्व की ज्यादा संभावना है। ठीक है, शीत युद्ध बहुध्रुवी जो है उसमें क्या है, अस्थायित्व यानी अस्थायी नहीं रहने की संभावना ज्यादा है। ध्रुवीकरण, ठीक है, ध्रुवीकरण का मतलब होता है, और विश्व में जैसा कि बहुध्रुवी, एक तरीके से ध्रुवीकरण आप कह सकते हैं जैसे कि
विशेष रूप से कहा जा सकता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी समूह या समाज की राय, विश्वास या हित अब एक निरंतरता के साथ नहीं रहते बल्कि चरम सीमाओं के विरोध में केंद्रित हो जाते हैं, उसे राजनीतिक ध्रुवीकरण कहा जा सकता है। ठीक है, ये होता है ध्रुवीकरण। और बहुध्रुवी विश्व में अस्थायित्व की संभावना जो है ज्यादा होती है। और नव यथार्थवाद उदारवादियों की इस नव यथार्थवादियों ने, ठीक है, नव यथार्थवाद ने उदारवादियों की इस मान्यता का खंडन किया कि शीत युद्धोत्तर वैश्वीकरण, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वैश्वीकरण यानी क्या है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ते है इसका मतलब, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। और जैसा कि वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या होता है कि देश में जो फैली आर्थिक असमानताएं हैं उसको क्या करना चाहते हैं, वो दूर करना होता है। ठीक है, जो आर्थिक असमानताएं हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से जो असमानताएं हैं उसको क्या करते हैं, ये दूर करने की कोशिश करते हैं। और आर्थिक असमानता को दूर करने में विकासशील देश और जो अल्प विकसित देश होते हैं उनको विकसित की श्रेणी में लाने में फिर आसानी होती है, इसे कहते हैं वैश्वीकरण, इसका मतलब होता है। ठीक है, और वैश्वीकरण का मतलब है कि आर्थिक जो प्रयोजन है यानी राष्ट्रीय सीमाओं का विलोपन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो तुलनात्मक रूप से लाभ और अंतर क्षेत्रीय व्यापार है उसका पूर्ण लाभ, ठीक है, आदि चीजें इसमें आती हैं। और परंपरागत यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों की क्रियाओं या कार्यों का निर्धारण करके उनके आकार और नेतृत्व क्षमता से संबंधित होती हैं। और उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक शक्तिशाली और एक अशक्त राज्य, यानी एक तो शक्तिशाली राज्य और अशक्त राज्य, जिसके जो शक्तिहीन है, शक्तिशाली नहीं है, राज्य की प्रतिक्रियाएं दोनों की क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, दृष्टिकोण उनके भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इसके विपरीत जो नव यथार्थवादी हैं उनके अनुसार सभी राज्यों की क्षमताएं जो है, सबकी क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है, क्योंकि सब कोई देश मजबूत है, कोई देश कमजोर है, सबकी अपनी अपनी क्षमता है। पाकिस्तान का क्या हाल चल रहा है देख ही रहे हैं। तो हर चीज सबकी क्षमता अलग है, लेकिन सभी राज्य प्रक्रियात्मक रूप से समान इकाइयां होती हैं और इस अराजकतापूर्ण विश्व में अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए समान रूप से सभी चिंतित होते हैं, सबको चिंता होती है। इसीलिए चीन और बेल्जियम की क्षमता विश्व में शक्ति में भिन्नता है, लेकिन दोनों अपनी सुरक्षा के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध हैं और दोनों का उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना होता है। ठीक है, यानी जो भी हैं देश और सभी अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और सभी को अपने हितों की, अपने देश की, अपने उसकी सभी को चिंता होती है और हर देश चाहता है कि हम हर तरीके से संपन्न रहें। ठीक है, तो और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो है पढ़ेंगे। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।